आज हम बाबर के पानीपत का प्रथम युद्ध की चर्चा करेंगे। आपने पिछले व्याख्यान में देखा था कि बाबर जो है वो भारत पर 5 आक्रमण करता है। 5वां आक्रमण जो था वो उसका दौलत खां के विद्रोह के विरुद्ध था। आलम खां जब संधि की जो उसने की थी बाबर के साथ कि भाई लाहौर और पश्चिमी का प्रदेश उसको सौंप देगा, वो नहीं सौंपता और वो आके दौलत खां से मिल जाता है। तो इस बात को लेके बाबर जो है वो आक्रमण करता है 1525 में और वो सियालकोट पर पहुंचता है। वहाँ पे दौलत खां का जो पुत्र था गाजी खां, वो इब्राहिम लोदी के पास चला जाता है और पुत्र दिलावर खां जो है वो बाबर की मदद करता है। और यहाँ कुल मिलाकर ये होता है कि दौलत खां जो है वो हार जाता है और वो आत्मसमर्पण कर देता है। और बाकी के जो अमीर थे वो जब दौलत खां को हारता हुआ देखते हैं वो बाबर को शुभकामनाएं भेजते हैं, एक तरह से उसकी अधीनता स्वीकार करते हुए अपना समर्थन व्यक्त करते हैं। और यहीं से बाबर जो है वो प्रोत्साहित हो जाता है दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए, इब्राहिम लोदी के खिलाफ लोहा लेने के लिए, और पानीपत के युद्ध की जो है वो शुरुआत हो जाती है। अब पानीपत का युद्ध जो है वो क्यों हुआ, तो पहले भी आपने पढ़ा था कि बाबर जो है वो एक महत्वाकांक्षी शासक था। न केवल महत्वाकांक्षी था, वो अपने साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता था और वो उन पैतृक क्षेत्रों पर जिन पर कभी तैमूर ने अधिकार किया था उन्हें अपना अधिकार समझते हुए प्राप्त करना चाहता था। तो ये जो उसकी भावनाएं थी, इच्छाएं थी, उसके अंतर्गत जो है उसने जब दौलत खां को परास्त कर दिया, उसके बाद उसने इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करके अपनी इन इच्छाओं की पूर्ति को करने का प्रयास किया। बाबर जो है उसे पता था कि भारत एक धन संपन्न राष्ट्र है और इसलिए भी उसने आक्रमण किया। इब्राहिम लोदी जो है वो एक अयोग्य शासक समझ लीजिए, अदूरदर्शी समझ लीजिए, श्रेष्ठ सेनानायक के गुणों का अभावित व्यक्ति समझ लीजिए। इसका बाबर को अच्छे से भान हो गया था और उसे लगा था कि मैं इब्राहिम लोदी को परास्त कर सकता हूँ। एक तरह से इब्राहिम लोदी की जो कमियां थी उन्होंने भी भारत पर आक्रमण करने के लिए उसे आमंत्रित किया। इब्राहिम लोदी के जो अमीर थे वो इब्राहिम लोदी से संतुष्ट नहीं थे और जैसे ही दौलत खां परास्त होता है, आत्मसमर्पण करता है, अमीर जो है न केवल बाबर को शुभकामनाएं भेजते हैं बल्कि उसे एक तरह से आमंत्रित भी करते हैं दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करने के लिए। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने भारत में दिल्ली सल्तनत जो थी उस पर आक्रमण करने के लिए बाबर को प्रेरित किया। अब आक्रमण क्या हुआ, तो पंजाब को आक्रमण की घटनाएं क्या थी। तो पंजाब को अपने अधीन करने के बाद जब बाबर ने निश्चय कर लिया कि अब मुझे दिल्ली सुल्तान से युद्ध करना है, तो वो एक विशाल सेना लेकर दिल्ली की ओर जाता है और अपने पुत्र हुमायूं को हिसार और फिरोजा का जो वहाँ पे शिकदार था, अमीर था, सूबेदार था, हमीद खां के विरुद्ध भेजता है। हुमायूं हमीद खां को परास्त कर देता है और हिसार और फिरोजा पर अधिकार कर लेता है और बाबर हिसार और फिरोजा की जागीर जो है वो भी हुमायूं को दे देता है। और इसके बाद इब्राहिम लोदी जो होता है वो अपनी सेना का जो नेतृत्व है वो सौंपता है हातिम खां और दाऊद खां को। बाबर इनके विरुद्ध चिन तैमूर और मेहंदी ख्वाजा के विरुद्ध एक सेना भेजता है, दोनों के बीच युद्ध लड़ा जाता है और यहाँ भी मुग़ल सेना जो है वो विजयी होती है। और यहाँ पे इब्राहिम लोदी जो है वो फिर एक निर्णायक युद्ध करने का निश्चय कर लेता है और वो पानीपत में अपना पड़ाव डाल देता है। और यहाँ पे जब मुग़ल सेना जीत जाती है तो बाबर भी 12 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पहुँच जाता है। अब इनकी संख्या कितनी थी इसके बारे में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मत दिए।
अबुल फैजल फरिश्ता जो है वो कहते हैं कि बाबर की सेना 12,000 थी, इब्राहिम लोदी की 1,00,000 थी। विलियम्स कहते हैं कि बाबर की सेना 8,000 थी, इब्राहिम लोदी की सेना 1,000 थी। तो सेना का जो आंकड़ा था ये एक विवाद का विषय है, लेकिन अगर हम इन मतों में जाएं तो हमें ये अनुमान होता है कि बाबर के पास 24 से 25,000 सेना रही होगी और इब्राहिम लोदी के पास सेना जो थी वो बाबर से तो ज़्यादा थी, लेकिन 1,00,000 नहीं हो सकती, क्योंकि बाबर ने जो तुलुगना पद्धति अपनाई थी उसमें वो जो आक्रमण करवाता है 10-10 हज़ार सैनिकों से दोनों तरफ से पीछे से, तो 1,00,000 सैनिकों को घेरना आसान नहीं था। तो हो सकता है इब्राहिम लोदी के जो सैनिक है वो 50-60 हज़ार के आसपास रहे हों। अब बाबर जो है वो युद्ध की व्यूह रचना बनाता है और इस व्यूह रचना में वो तुलुगमा पद्धति को अपनाता है और 19 अप्रैल 1526 को वो अपने 5,000 सैनिकों के साथ रात में अफ़गान शिविर पर आक्रमण कर देता है। लेकिन यहाँ इब्राहिम लोदी की सेना भी सतर्क होती है और आक्रमण जो है वो विफल हो जाता है। लेकिन यहाँ इब्राहिम लोदी से गलती ये होती है कि वो ये सोचता है कि बाबर ने अपनी संपूर्ण सेना के साथ युद्ध आरंभ कर दिया है और इब्राहिम लोदी बिना किसी व्यूह रचना के बनाए 20 अप्रैल 1526 को सुबह बाबर के खिलाफ युद्ध आरंभ कर देता है। बाबर जो है उसने अपनी व्यूह रचना बनाई हुई थी, उसने तुलुगमा पद्धति के अंतर्गत उसके इब्राहिम लोदी की जो सेना थी उसमें उसके दाएं तरफ, बाएं तरफ, पीछे की तरफ अपने सैनिक और घुड़सवार जो हैं वो लगा रखे थे। इसके अलावा उसके पास तोपखाना भी था और जैसे ही आक्रमण शुरू होता है तो वो तीनों तरफ से सामने, बाबर ने खुद ने सामने मध्य में कमान संभाली हुई है, बाकी के तीनों तरफ उसने अपने सैनिक लगा रखे हैं और जैसे ही युद्ध शुरू होता है इब्राहिम की लोदी की सेना तो सिर्फ सामने लड़ती है, लेकिन बाबर की सेना चारों तरफ से उन पर आक्रमण कर देती है और इसमें इब्राहिम लोदी जो है वो शाम होते होते परास्त हो जाता है और कहा जाता है 15,000 सैनिकों के साथ वो मारा जाता है और बाबर जो है वो विजित हो जाता है। और इस निर्णायक विजय के पश्चात बाबर जो है उसका आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। 27 अप्रैल 1526 को दिल्ली में बाबर के नाम का खुतबा पढ़ा जाता है और बाबर जो है वो शासक घोषित कर दिया जाता है। ये युद्ध की घटनाएं थी। अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकला? पानीपत का युद्ध जो है वो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में एक युगांतकारी घटना है और इसने दिल्ली सल्तनत का जो स्वरूप था उसे पूर्ण रूप से बदल दिया था। इस युद्ध के परिणाम स्वरूप लोदी वंश की समाप्ति होती है और मुगलों का अभ्युदय होता है। हिंदुस्तान की सर्वोच्च सत्ता अफगान जाति के हाथों से निकलकर मुगल हाथों में चली जाती है और बाबर जो मध्य एशिया का शासक था वहाँ अपने जीवन और राज्य की सुरक्षा के लिए निरंतर संघर्ष कर रहा था। काबुल पर अधिकार होने के बाद भी वो दर दर एक तरह से भटक रहा था। यहाँ पर विजय प्राप्त करने पर उसका राज्य जो है वो सुरक्षित हो जाता है और इसका समर्थन इतिहासकारों ने भी किया है। रशब्रूक विलियम्स ने तो कहा है कि बाबर के इधर उधर भटकने के दिन बीत गए थे और उसे अब अपने प्राणों की रक्षा के लिए अथवा सिंहासन को सुरक्षित करने के लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं थी। उसे तो अब साम्राज्य विस्तार की युद्ध योजनाओं में अपनी शक्ति लगानी थी। तो कुल मिलाकर बाबर जो है उसका न केवल अधिकार होता है अपितु वो मध्य एशिया में भी अपनी धाक जमाने में कामयाब हो जाता है। इसके अलावा भारतीय सभ्यता और संस्कृति में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। भारतीय संस्कृति जो है वो मुगल सभ्यता और संस्कृति के संपर्क में आती है, इनमें समन्वय होता है और एक नवीन सभ्यता और संस्कृति का अभ्युदय होता है। कला में भी ईरानी कला और भारतीय कला